अक्सर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसका हमें कुछ समय पहले ही एहसास हो चुका होता है, या कभी हम किसी को बहुत अधिक याद कर रहे होते हैं और अचानक उसी व्यक्ति का फोन आ जाता है। ऐसे में हम बस कुछ पल के लिए हैरान होकर इसे संयोग मानकर भूल जाते हैं। लेकिन हर बार ये केवल संयोग नहीं होता। बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाना, दूसरों के विचार समझ लेना या किसी घटना का पहले से एहसास हो जाने को टेलीपैथी कहा गया है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या टेलीपैथी जैसी कोई चीज सचमुच संभव है? अगर हां तो कैसे? क्या सचमुच मन की शक्ति से किसी तक संदेश पहुंचाया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है हां। सबसे पहले विज्ञान ही इसकी पुष्टि करता है। दरअसल सामान्य तौर पर हम 5 सेंसेस के जरिए किसी चीज या दृश्यों को समझ पाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के भीतर सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाती है। इस इंद्रिय को विज्ञान ने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का नाम देकर सेंसेस में शामिल किया है। सभी लोगों में टेलीपैथी की थोड़ी बहुत क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह इतनी स्ट्रांग होती है कि वह अपनों तक मानसिक संवाद पहुंचा पाते हैं या भविष्य की किसी घटना को पहले ही भांप लेते हैं। इसमें हमारी 5 सेंसेस का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। मनुष्य के अवचेतन मन में अलौकिक, अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियां विद्यमान हैं। यदि अवचेतन मन की उन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए तो अनेकानेक चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के गुप्त रहस्यों का पता लगना, मन की बात जान लेना, किसी भी व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति के भूत, भविष्य तथा वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर लेना, या उसके साथ घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना इत्यादि क्रियाएं साधक के जीवन में आकस्मिक होने लगती हैं। ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को अतीन्द्रिय शक्ति का चमत्कार कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में उठ रही तरंगों पर काफी शोध किया। फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन के अंदर की अवचेतन मन को यदि क्रियाशील बनाया जाए तो बिना किसी आधुनिक उपकरणों तथा बिना किसी संचार माध्यमों के भी मन के तरंगों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन के रहस्यों को जाना जा सकता है, तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है और उसे अपने मनोनुकूल कार्य करने को बाध्य कर सकता है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने सिक्स्थ सेंस से संपन्न व्यक्तियों पर परीक्षण कर पता लगाया कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते ही सारे आकाश मंडल में अल्फा तरंगों के रूप में फैल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन को जागृत कर किसी भी व्यक्ति के मन में उठ रहे विचारों को पढ़ सकता है, अथवा हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। भूतकाल की जानकारी तथा भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार ध्यान साधना के द्वारा सिक्स्थ सेंस को जगाकर मानसिक शक्तियों के माध्यम से दूरदृष्टि, दूरबोध, विचार संप्रेषण एवं इत्यादि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। महाभारत काल में संजय के पास एक क्षमता थी जिसके जरिए उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। वह कोई माया या जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि टेलीपैथी का एक उदाहरण था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी शक्ति से भूत, भविष्य और दूसरों के मन की बात जान लेते थे, लेकिन उन दिनों इसे दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी शक्ति के नाम से जाना जाता था। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच. मायर्स ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में यह सेंसेस जागृत होती हैं, वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। यह परमाणु विज्ञान का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। टेलीपैथी के कई फायदे हैं। जब कभी आप अपने विचारों को मौखिक रूप से समझाने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे समय में टेलीपैथी काम आती है। हमेशा उन चीजों को कहना संभव नहीं होता है जिनकी हमें जरूरत होती है या हम अपनी भौतिक दुनिया में किसी से कहना चाहते हैं। संबंध, दुख जाहिर करना और माफी तक को टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में पूरा किया जा सकता है, जो हमेशा आमने सामने की बातचीत में नहीं हो सकता है। टेलीपैथी बाहर से हासिल करने की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर पहले से मौजूद है। यह सिर्फ इतना है कि ज्यादातर मामलों में लोग अपने भीतर के संपर्क में नहीं होते हैं, जिसने उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों और क्षमता से अनजान बना दिया है। मौखिक संचार की तुलना में टेलीपैथिक संचार में अधिक स्पष्टता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में आप कुछ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि विभिन्न कारणों से आपके विपरीत व्यक्ति को वही भावना व्यक्त की जाए। यह अक्सर गलत संचार या गलत फहमी का कारण बन सकता है।
लेकिन टेलीपैथी में आप बिना किसी अस्पष्टता के ठीक वही संवाद करते हैं जो आप दूसरे व्यक्ति से चाहते हैं। हमारे दिमाग को इस तरह से अनुकूलित किया गया है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न गैजेट पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। लेकिन टेलीपैथी का उपयोग करने की क्षमता हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही हमारे अंदर है और हमें सिर्फ इसे जगाने की जरूरत है। शुरू करने के लिए टेलीपैथी सबसे अच्छी तरह से उन लोगों के साथ की जा सकती है जिनके हम करीब हैं या जिनसे अधिक नियमित रूप से बातचीत करते हैं, जैसे कि आपका जीवन साथी, सबसे अच्छा दोस्त आदि। क्योंकि करीबी लोगों से आप पहले से ही किसी स्तर पर टेलीपैथिक रूप से संचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी है और इसे प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है। लेकिन संक्षिप्त में बताएं तो ध्यान, प्राणायाम और कंसंट्रेशन से छठी इंद्रिय को जगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि शवासन में लेट जाएं और आंखें बंद कर ध्यान करें। लगातार इसका अभ्यास करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और बाह्य मन इस अवस्था में सो जाता है, लेकिन अंतर्मन जागृत रहता है। इसकी मदद से मानसिक स्तर पर मैसेजेस ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान का सीधा सीधा संबंध मन से है। मनुष्य के अंदर दो प्रकार का मन होता है, एक बाह्य मन तथा दूसरा अंतर्मन। अंतर्मन की अपेक्षा बाह्य मन का स्वभाव अत्यंत चंचल तथा कुटिल है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट इत्यादि विकार उत्पन्न होते रहते हैं। अंतर्मन का स्वभाव शांत, निर्मल और पवित्र है। यह मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। इसी में अलौकिक, दिव्य और चमत्कारिक शक्तियां निहित होती हैं। बाह्य मन जब सुप्तावस्था में होता है तब अंतर्मन सक्रिय होने लगता है और इसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। मन को बेलगाम घोड़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता तथा शरीर की समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। मन हर समय नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और मनुष्य उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करता रहता है, जिसके लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, पीड़ा इत्यादि से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तब मन में क्लेश तथा दुख होने लगता है। यदि मन को किसी तरह अपने वश में कर एकाग्रचित्त कर लिया जाए, तब मनुष्य की आत्मोन्नति होने लगती है। समस्त प्रकार के विषय विकारों से ऊपर उठने लगता है और अंतर्मन में छिपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत कर अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बन सकता है। मन को नियंत्रित करना थोड़ा कठिन है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मन को साधने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है ध्यान साधना। ध्यान के माध्यम से कुछ ही दिनों या महीनों के प्रयास से साधक अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकता है। ध्यान साधना से मन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तथा अंतर्मन जागृत तथा चैतन्य होने लगता है। मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मनुष्य के शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत होने से शरीर पवित्र, निर्मल तथा निरोग हो जाता है। सर्वप्रथम साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान अथवा किसी निर्जन स्थान में सिद्धासन या सुखासन में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करे। ध्यान लगाते समय सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तथा शरीर को अपने वश में रखने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत, निश्चल और स्थिर रहें तथा नियम पूर्वक ध्यान लगाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम साधक जब ध्यान लगाने की चेष्टा करता है, तब मन अत्यधिक चंचल हो जाता है तथा मन में अनेकों प्रकार के ख्याल उभरने लगते हैं। साधक विचार को जितना ही एकाग्र करना चाहता है, उतनी ही मन विचलित होने लगता है तथा मन में दबे हुए अनेकों विचार उभरकर सामने आने लगते हैं। इसलिए ध्यान साधना को 3 आयामों में विभक्त किया गया है: विचार दर्शन, विचार सर्जन और विचार विसर्जन। विचार दर्शन: साधक को चाहिए कि जब ध्यान लगाने बैठे तब मन में जो विचार उत्पन्न हो उसे होने दें। विचारों को आने से न रोकें, न ही विचारों को दबाने की चेष्टा करें। मन में विचार लाना नहीं है और न ही विचारों को आने से रोकना है। मन एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, इस तरह से अनेकों प्रकार के विचार, घटना, दुर्घटना, वास्तविक तथा काल्पनिक अनेकों विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे। परंतु आपको उन विचारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। केवल आप देखते जाइए कि मन किस प्रकार कल्पना लोक में उड़ान भर रहा है।
ऐसा करने से धीरे धीरे आपके विचारों में कमी आने लगेगी और विचार स्थिर होने लगेंगे। विचार सर्जन। इसमें साधक को अपनी आंखें बंद कर मन को आज्ञा चक्र पर कुछ देर तक केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात मन में कोई विचार लाए और कुछ देर तक उस पर ध्यान को केंद्रित करें और उस विचार को मन से हटा दें तथा पुनः दूसरा विचार लाएं और उस पर भी कुछ देर तक ध्यान केंद्रित कर उसे भी मन से हटा दें। इस तरह मन में अलग अलग विचारों को लाते रहें तथा कुछ देर तक उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे हटाते जाएं। इस तरह करते रहने से धीरे धीरे मन थकान अनुभव करने लगेगा और कुछ देर के लिए कुछ सोचना बंद कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मन आराम करना चाह रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन आपके काबू में होने लगेगा तथा विचार शून्य होने लगेगा। विचार विसर्जन। साधक अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे गहरी श्वास ले और धीरे धीरे छोड़े। कुछ देर बाद मन में कोई विचार आने दें। जैसे ही मन में कोई विचार आता है उसे तुरंत अपने मन से हटा दें। फिर मन में कोई विचार आए उसे भी हटा दें। इस तरह मन में उठने वाले सभी विचारों को मन से हटाते जाएं। ऐसी क्रिया को ही विचार विसर्जन कहा जाता है। इस क्रिया में साधक को चाहिए कि मन में उठने वाले विचारों को न रोकें, बल्कि उन विचारों को मन से हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते रहने से मन निर्विकार तथा निर्विचार होने लगता है और विचार शून्य की स्थिति बनने लगती है तथा अंतर्मन के जागृत होने से अलौकिक एवं चमत्कारिक दृश्य तथा घटनाएं ध्यान की अवस्था में दिखाई देने लगते हैं।